Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 3, continuation of laws of motion chapter. Today we are going to discuss about Newton's third law of motion. But before starting Newton's third law of motion, I'll discuss about little bit about Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, and then how do we reach to Newton's third law of motion, we will discuss about it. So सबसे पहली जो कंडीशन है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन. कब तक? जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते. Until unless we are not exerting external force, तब तक ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन वाला ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. अब क्या होता है कि मान लो कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होता है, ठीक है, मतलब जब तक हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया तब तक क्या होगा वो हमको समझ में आया. बट अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जब अपना डिस्टर्ब करते हो तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंसिडरेशन में आता है. मतलब जैसे ही हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है. दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस द मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंजेस. जब हम ना मोमेंटम को टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं तो हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो इट वाज सीन कि मैथमेटिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू ना जो फोर्स अप्लाइड है उसके इक्वल हो जाती है. तो उसके बेसिस पर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं. क्या डिफाइन करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सब जब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मॉडिफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्चुअल में ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, बट काफी जगहों पर आपको दिखेगा कि हमने उसको एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ट्रीट कर रहे हैं. हम इसको एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ट्रीट करेंगे, बट ना ये एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो आइडियली है वो है डीपी अपॉन dt. इसके थ्रू हमने ये फॉर्मूले को डिराइव किया. वो हमने लास्ट क्लास में किया था. आई एम वेरी श्योर यू पीपल विल बी अवेयर अबाउट इट. अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि चलो ठीक है, हमने मान लिया कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट है ना वो एक्सेलरेट होता है बिकॉज ऑफ देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दैट इज नथिंग बट द फोर्स. अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए. एक ऑब्जेक्ट होगा जो फोर्स अप्लाई करेगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो रहा है जो हम कैलकुलेट करते हैं. जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है फोर्स जिसपे फोर्स हम लगा रहे हैं, है ना. ये होता है फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं. लाइक ना ऑब्जेक्ट ए और बी अगर आप इमेजिन करो, यू आर इमेजिनिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड बी. ठीक है, सो हम इमेजिन करते हैं दो ऑब्जेक्ट. सो अब यहां पे मैं एक स्फेरिकल ही ले रहा हूं, दोनों ऑब्जेक्ट स्फेरिकली इमेजिन कर लेते हैं. ठीक है, दैट टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स. ये ऑब्जेक्ट ए हो गया एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट बी, यू कैन इमेजिन, एंड बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट ना सेम डायरेक्शन जा रहा है. इसको आपने ऑब्जेक्ट ए ले लिया, इसको ऑब्जेक्ट बी ले लिया आपने. ठीक है, बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. ये ऑब्जेक्ट ना वेलोसिटी यूए से मूव कर रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी यूबी. ठीक है, गोइंग ऑन राइट हैंड साइड. और एक और चीज है, यू ए का वैल्यू यू इमेजिन ग्रेटर देन यूबी. तो एक तो सिंपल सी बात है कि अगर ए का वेलोसिटी ग्रेटर देन बी है तो डेफिनेटली ए इज गोइंग टू कोलाइड विद बी. एक टाइम ऐसा आएगा जब ए ना बी से कोलाइड हो जाएगा. ठीक है, तो जब वो कोलाइड हो रहा है उस टाइम का सिनेरियो क्या होगा वो हम देख लेते हैं. सो ये ऑब्जेक्ट आपने बी लिया हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए. सो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि जब ना ऑब्जेक्ट ए बी से कोलाइड होगा तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा और दिस ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस द फोर्स. बेसिकली यही है ना कंडीशन. तो क्या होता है, फोर्स ना एक्ट होता है किसके ऊपर, फोर्स विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बी. बट अभी ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स किसकी वजह से एक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स एक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ए. क्लियर. अब ये क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं एक्शन फोर्स बोलते हैं. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ एक्शन फोर्स. जिस ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको बोलते हैं हम एक्शन फोर्स. हमने ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया है उस ऑब्जेक्ट का ना वेलोसिटी चेंज होता है, उसका मोमेंटम चेंज होता है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड है उसके इक्वल होगा. बट व्हाट विल हैपन टू द ऑब्जेक्ट विच इज अप्लाइंग फोर्स. जिस ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाई किया उसका भी कुछ होगा कि उसका कुछ भी नहीं होगा. तो ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दे आर सेइंग
कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर ना जिस ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स लगता है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा उसकी वैल्यू क्या होगा, उसको इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ए बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट बी, है ना। अब इसके ऊपर फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, तो ये जिसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है वो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इस फोर्स को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। अब जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, या जो एक्चुअली कहना चाहते हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो एक्शन फोर्स होता है उसकी वैल्यू, अच्छा ये तो मैंने रिएक्शन फोर्स लिख दिया, जो एक्शन फोर्स होता है, एक्शन फोर्स मींस एफ बी ए वेक्टर, जो एक्शन फोर्स होता है वो रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा, और क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और सेकंड आप बोल सकते हो कि जो रिएक्शन फोर्स होता है ना वो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, एक्शन फोर्स के इक्वल होगा, और कौन सा डायरेक्शन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एज यू कैन सी। तो अब अगर मुझे प्रैक्टिकली समझना है कि कैसे पता चलेगा कि ना ये जो ऑब्जेक्ट है इनके ऊपर एक्शन और रिएक्शन फोर्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हो रहा है, तो चलो ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोलाइड होने के बाद का सिचुएशन होगा, ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने ले लिया वापस से ए एंड बी। तो अब ना कोलाइड होने के बाद मतलब यू वाज ट्रैवलिंग फास्टर बी के कंपेयर में, करेक्ट, और ए ने आगे क्या किया, बी को स्ट्राइक कर दिया। सो व्हेन ए विल स्ट्राइक बी, तो आपको मिला एक्शन फोर्स मिला, मतलब बी ने फोर्स एक्सर्ट, मतलब ए ने फोर्स एक्सर्ट किया बी के ऊपर, तो दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बी बिकॉज ऑफ ए, ये होगा आपका एक्शन फोर्स। अब एट द सेम टाइम बी विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन ए, वो हो गया रिएक्शन फोर्स, करेक्ट। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कैसे पता चल रहा है कि ए के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब ए ने बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, वो तो हम समझ पा रहे हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा बी ने भी ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है, वो चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये इसको रिलेट कैसे करें, ये कह रहे हैं कि अगर आप इसका फाइनल वेलोसिटी इमेजिन करो, तो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा वी, है ना, यू ए वेक्टर से उसकी वेलोसिटी पे वी ए वेक्टर, और ये क्या होगा, ये होगा वी बी वेक्टर। तो बोल रहे हैं अगर आप इसको डीपली ऑब्जर्व करते हो तो व्हाट आर वी गोइंग टू फाइंड आउट, हमको क्या मिलता है, हमने ना ऑब्जेक्ट ए के वेलोसिटीज को कंपेयर किया, वी आर कंपेयरिंग वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट ए, देन वी आर कंपेयरिंग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, है ना, आफ्टर एंड बिफोर दिस कोलिजन। सो ऑब्जेक्ट ए की जो भी वेलोसिटी थी, मतलब यूए का वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वीए, और यहां पे स्टोरी में ट्विस्ट हो गया, क्या हो गया कि जो वीबी वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज मोर देन द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसकी वेलोसिटी क्यों बढ़ गई, फॉर व्हाट रीजन, इसकी दिस वन का वेलोसिटी विल इंक्रीज, कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ना ए ने फोर्स एक्सर्ट किया, तो वो फोर्स की वजह से ये थोड़ा सा एक्सेलरेट हो गया, एक्सेलरेट होने की वजह से जो भी इसका इनिशियल वेलोसिटी था उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, तो जो बॉडी बी का वेलोसिटी वो बढ़ गया, इट हैज इंक्रीज्ड, बट बॉडी ए जिस भी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था अब उसकी वेलोसिटी कम हो गई, क्यों क्या कम हो गई, क्योंकि बॉडी बी ने भी उसको इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर दिया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब ये तो ए एक्सेलरेट हो रहा है, मूव कर रहा है राइट साइड में, जब बी उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एक्सेलरेट होने की वजह क्या होगा, डिसेलरेट होगा, इट विल ट्राई टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए, जो रिएक्शन फोर्स है ना ऑब्जेक्ट ए के स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर ऑब्जेक्ट ए का स्पीड डिक्रीज नहीं होता था तो हम ऐसा मान सकते थे कि ए पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, बट ए का स्पीड कम हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स एक्ट हुआ रहा होगा, अंडरस्टूड। सो दैट डिक्रीमेंट इन स्पीड इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स। तो जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसका स्टेटमेंट आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है, बहुत बेसिक इसका स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल, एवरी एक्शन, तो यहां पे एक्शन क्या है, एफ बी है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एट ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल एट ऑपोजिट रिएक्शन, ये है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यहां पे क्या होता है, हमें कुछ एग्जांपल्स लेने जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहला ना, सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं लूंगा कि अगर आप ना, जैसे कि नॉर्मली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने ना यहाँ पे ये डस्टर को कंसीडर किया, ये डस्टर देखो यहाँ पे, ठीक है, अब डस्टर को मैं यहां से प्लेस करूंगा तो क्या होगा, द मोमेंट आई लीव इट विल कम डाउन। अब ये नीचे क्यों आ रहा है, सो यू नो अबाउट इट कि जब ना मास m पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन मिलती है हमें स्मॉल जी, और ये जो फोर्स होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेट इज अ फोर्स एंड ये क्या होता है, ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको हमेशा याद रखना है कोई भी चीज बदल जाएगी बट ना वेट है ये कभी बदलेगा नहीं इसका डायरेक्शन। अब आप इमेजिन कर लो कि मान लो ना सुपरमैन को आप ले लो, सुपरमैन फ्लाई करके अपना ऐसे जा रहा है, पर सुपरमैन इज गोइंग लाइक दिस, फ्लाई करके जा रहा है वो अपना, ठीक है, या सुपरमैन तो एक ही हैंड से फ्लाई कर, जो भी जैसा भी होगा, सुपरमैन इज फ्लाइंग, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है सुपरमैन।
अब मान लो सडनली सुपरमैन की पावर खत्म हो गई तो क्या होगा, सुपरमैन का पावर जैसे खत्म होगा मे बी थोड़े दूर तक ना ये इनर्शिया की वजह से जाए, बट उसके बाद ना ही विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ वेट दैट इज mg। तो वेट कभी भी किसी भी सिनेरियो में होगा, वेट विल ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब कैसे भी फ्लाई कर रहा होगा, ऐसे फ्लाई करो ऐसे फ्लाई करो कैसे भी, मतलब वो जहां पे भी होगा वो इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ वेट। तो वेट की प्रॉपर्टी होती है ना, वेट ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इट इट विल ट्राई टू मूव द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या समझना है कि अगर मैंने डस्टर को यहां पे लिया तो डस्टर जब यहां से यहां आया तो यू कैन सी कि यहां से यहां तक तो मूव कर रहा है, बट वंस इट विल कम टू माई हैंड या वंस इट इज फॉलोइंग ऑन माई हैंड इट्स नॉट गोइंग डाउन। अब ये डाउन क्यों नहीं जा रहा है, वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, इस बात को अगर समझना है तो आप एक इमेजिन कर लो, प्लेटफॉर्म इमेजिन कर लो। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या हुआ, हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, चलो ठीक है आप एक ब्लॉक इमेजिन कर लो कि वी हैव केप्ट अ ब्लॉक, बराबर। तो हमने क्या देखा कि अगर ब्लॉक को सेम ब्लॉक को अगर यहां पे रखते हैं ना, व्हेन वी आर कीपिंग द सेम ब्लॉक ओवर हियर, तो ये ब्लॉक क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट इज गोइंग डाउनवर्ड, ऐसे नीचे की तरफ गिर के यहां पे आ जाता है, बराबर। लेकिन क्या होता है इस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या वेट एक्ट नहीं हो रहा है, तो वेट एक्ट होगा, वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज व्हाट W इज इक्वल टू mg। देन व्हाट्स द रीजन बिकॉज ऑफ इट दिस इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड। तो जैसा भी मैंने बताया कि अगर आपने यहां से वेट को रिलीज किया होगा तो इट विल बी एक्सर्टिंग फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसे वो टेबल पे होगा तो उस टाइम पे भी फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो इस टाइम पे जो वेट होगा ना, दिस वेट इज व्हाट एक्शन फोर्स, ये जो वेट है वो एक्शन फोर्स है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इसको ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, इसको जो बैलेंस कर रहा है वो है कैपिटल N लेते हैं। कैपिटल N क्या होगा, एक हिसाब देखा तो रिएक्शन फोर्स बोलते हैं इसको ना, रिएक्शन फोर्स। अच्छा जैसे ना अभी यहां पे एक्शन फोर्स का नाम है वेट, जैसे यहां पे एक्शन फोर्स का नाम है वेट, क्लियर। वैसे जो मैंने रिएक्शन फोर्स लिया है ना N, उसका नाम क्या है, ये जो रिएक्शन फोर्स है ना इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स का नाम ही है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन एक्सेप्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन का एक रूल है कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन व्हिच द ऑब्जेक्ट इज लाइंग, है ना, ये एक प्रॉपर्टी है, अगर आप समझ लोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूंगा कि अगर मान लो ये ऐसे इंक्लाइन सरफेस है, आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, बराबर, तो ये सरफेस है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना इस सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर यहां पे 90 डिग्री, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और जैसा कि हमने समझा इसका वेट क्या होगा, वेट विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ना इसके अंदर आपको खोने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू बेसिकली गो इन दिस वन, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टास्क ये है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन वाला कांसेप्ट। तो अब ये वेट की वजह से इट इज गोइंग डाउन, नॉर्मल रिएक्शन विल बेसिकली, तो जो बेस होगा ना, बेस प्लेटफॉर्म होगा, दैट विल आल्सो एक्सेप्ट द रिएक्शन फोर्स इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, ये इक्वल होते हैं और ये क्या होगा, रुक जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है इसके टर्म में अगर हम ले रहे तो एक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो एवरी एक्शन, तो ये एक्शन हो गया इक्वल, ये रिएक्शन हो गया, एंड ऑपोजिट मतलब माइनस साइन। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से तो ये हो गया, अब ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे होता है, एक्शन इज इक्वल, ये जब तक आप वेक्टर नहीं देते तब तक इक्वल है, जैसे आप वेक्टर साइन देते हो तब ये क्या होगा, ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रही बात, वेक्टर जब तक नहीं पुट किया है तब तक उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, जैसे आप वेक्टर साइन पुट करते हो माइनस साइन विल कम इनटू कंसीडरेशन। तो अब इस हिसाब से भी ना, तो ये वेक्टर के फॉर्म है, बट अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में लूंगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन और वेट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वेक्टर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम ना मोस्टली आगे बढ़ के ना हम व्हेन वी विल गो अहेड यू विल फाइंड आउट, हम नॉर्मल रिएक्शन को इक्वल टू वेट ही लेंगे, we will take the normal reaction equal to weight, many places that time we are not going to use the vector sign and all, हम उनको मैग्नीट्यूड के टर्म में पुट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ना इन्होंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है कि चलो ठीक है, आप इमेजिन करो कि अगर हम वॉक करते हैं, तो when we are walking now, what is the reason because of which we can walk, तो उसके पीछे भी बोल रहे हैं ना, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत बड़ा हाथ है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस आल्सो, ठीक है। अब मैं बहुत श्योर नहीं हूं कि मैं बहुत बेटर इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो एज यू कैन सी ना बहुत ज्यादा है डिटेल, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, समझने के हिसाब से आई थिंक तो इतना डायग्राम चल ही जाएगा। तो दे आर सेइंग व्हेन अ पर्सन इज वॉकिंग, जब कोई बंदा वॉक कर रहा है, तो वॉक करते टाइम में ये बंदे ने क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया ग्राउंड की तरफ, दिस इज व्हाट अप्लाइड फोर्स, और इस फोर्स को अगर आपको बोलना है तो दिस इज एक्चुअली व्हाट एक्शन फोर्स, ये है एक्शन फोर्स, क्लियर, ये एक्शन फोर्स हो गया।
अब क्या होता है कि एज वी डिस्कस अप टिल नाउ, अब यहां पे इस हिसाब से ले लो, ये यहां पे, तो ये क्या करेगा, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में कौन सा फोर्स होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का रिएक्शन फोर्स, तो ये हो गया आपका रिएक्शन फोर्स। क्लियर? तो जो हमने अभी तक समझा था कि जो एक्शन फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये उस चीज को फुलफिल करेगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये ना वॉक करने में कैसे हेल्प कर रहा है, उन चीजों को देखना है। तो क्या होता है, देखो आप वॉक तो राइट में कर रहे हो, क्लियर, बट रिएक्शन फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, इसका मतलब आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो हम वॉक करते हैं कभी उस डायरेक्शन में थोड़ी जाते हैं, हम तो जाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये क्या बोल रहा है, इसको आपने रिजॉल्व करो। तो अगर आप रिजॉल्व करते हो तो इट विल गो लाइक दिस, आपने यहाँ पे एक कंपोनेंट यहां बनाओ, एक कंपोनेंट इसका यहाँ पे ऐसे बनेगा वर्टिकल। क्लियर? अब ये क्या कह रहे हैं कि ये किस तरह से होता है, तो अगर आपने इसको एंगल थीटा ले लिया तो बोल रहे हैं कि ये जो आर है ना, आर जब यहां पे रिजॉल्व होगा तो इसका नाम होगा आर कॉस डेल्टा, और अगर इस जगह पे रिजॉल्व होगा तो इसका नाम होगा आर साइन डेल्टा। साइन डेल्टा इन द सेंस या थीटा लिया तो इसको डेल्टा ले लेता हूं मैं, है ना, डेल्टा मतलब ये एंगल है। थीटा लोगे तो थीटा ले सकते हैं हम, ठीक है। अब मैंने वहां पे डेल्टा ले लिया तो इसके लिए डेल्टा ले रहा हूं मैं। अब ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अच्छा, मैंने अभी ये पॉइंट बता दी, ये जो आर है ये है आपका रिएक्शन फोर्स, करेक्ट ना, वैसे डिस्कस किया था बट फिर भी लिख लेते हैं। तो रिएक्शन फोर्स दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगा, वन अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड अबाउट वर्टिकल। ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। देखो कहीं कहीं पे ना, अभी यहां पे हम जब भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हो सकता है इन वैल्यूज को ना ऐसा लिखने की बजाय हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये आर एच हो गया, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर एंड दिस इज व्हाट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर। आपको समझ लेना है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर इज व्हाट आर साइन डेल्टा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर इज व्हाट आर कॉस डेल्टा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो आप उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, दैट्स नॉट अ इशू। तो हम यहाँ पे आर वर्टिकल आर हॉरिजॉन्टल लिख दिए तो भी आप समझ जाओगे कि क्या कंडीशन है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इसका जो वेट होता है ना, दैट इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस बंदे का वेट विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये W हो गया विच इज हैविंग वैल्यू इक्वल टू mg। तो अगर आप देखो ना, वेक्टर का रूल बहुत सिंपल सा होता है कि एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, लाइक F1 फोर्स एक्ट हो रहा है, F2 फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और ये फिर स्टेशनरी है, और यू कैन से बैलेंस्ड। बैलेंस के बाद एक और वर्ड है इक्विलिब्रियम, है ना, मतलब एक्चुअल में बोलने का मतलब है कि वो उस टर्म में ना कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब अगर आप वॉक कर रहे हो तो आप तो जमीन के अंदर जाते नहीं हो और बाउंस भी नहीं होते हो, तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में आप बैलेंस हो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कैसे होगा, तो ये बोल रहे कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है नॉर्मल डायरेक्शन का, वो किसको बैलेंस करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। यू कैन सी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन, ये एक्जैक्टली ऑपोजिट है किसके, वेट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन विल बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी। जो बंदा वॉक कर रहा है, या अगर हम वॉक कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से वी आर नॉट गोइंग इनसाइड, हमें अर्थ के अंदर नहीं जा रहे हैं या उसके सरफेस हम बिलो नहीं जा रहे हैं, वी आर एट द सरफेस बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस। सो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी बैलेंसिंग द वेट। और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आर कॉस डेल्टा, दैट्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अपोजिट में कुछ है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमको हेल्प करता है टू मूव अहेड या टू मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप वॉक करते हो तो आपका जो लेग होता है दैट इज अप्लाइंग दिस एक्शन फोर्स टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड विल एक्सर्ट द रिएक्शन फोर्स टू द लेग। तो अभी लेग के रिएक्शन फोर्स में क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है, वन विल बी अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वन विल बी अलोंग द वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स विल बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स विल बैलेंस और बैलेंस नहीं रहता मतलब विल प्रोवाइड द मोशन टू द ऑब्जेक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? अब जो अगला पॉइंट है ना, हॉर्स एंड कार्ट का कॉन्सेप्ट है। हॉर्स एंड कार्ट कॉन्सेप्ट को अगर हम लेते हैं तो इन्होंने क्या इमेजिन किया है कि देयर इज अ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है बराबर, इस प्लेटफॉर्म पे यहां पे ये कार्ट है, ठीक है, द कार्ट इज ओवर हियर। अभी ये जो कार्ट है ना, इट इज अटैच टू अ रोप, यहां पे रोप है, ठीक है, और आप इमेजिन करो कि ना हॉर्स यहां पे होगा, इस जगह पे हॉर्स होगा, है ना, ये इस जगह पे हॉर्स होगा, आप ऐसा इमेजिन कर लो। जब हॉर्स अगर होगा ना, देखो अभी यहाँ पे जनरली मैं अगर बनाना चाहूँ डायग्राम में, तो अगर हॉर्स में बनाना चाहता हूँ, समझो ये हॉर्स का हेड हो गया, तो हॉर्स का ना लेग ऐसे हो गया ना, जो फ्रंट लेग से ऐसे, करेक्ट, और फिर ऐसे ऐसे करके हॉर्स इज बेसिकली वॉकिंग, यू इमेजिन दैट वे। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जैसे ह्यूमन बींग का मैंने लिया था, मैन का, वैसे ही होगा, ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो हमको उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना। देखो यहाँ पे
तो मेरा assumption है कि हो सकता है इस डायरेक्शन में ना अप्लाइड फोर्स हो, ये है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो ये क्या हो गया, इट्स अ एक्शन फोर्स। इस डायरेक्शन में आपने लेग के थ्रू ग्राउंड को पुश किया है, करेक्ट, तो ग्राउंड विल गिव रिएक्शन फोर्स, तो ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स किधर हो जाएगा, ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स विल बी ओवर हियर, करेक्ट। अब क्या होता है कि हम रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, वी विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, क्लियर। तो आपको अगर समझना है तो आप ये ले लो, ये है रिएक्शन फोर्स, इसको आपने लिया रिएक्शन फोर्स, ठीक है। वैसे बहुत सारे नोटेशन होते हैं, जो नोटेशन आपको लेना, ये रिएक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये रिएक्शन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, गॉट इट। बट एक और बात मुझे समझ में आ रही है कि जो हॉर्स है उसका खुद का वेट भी होगा, weight is going in downward direction, so that is what W, which can be equal to mg, where small m is what, तो अगर ये पॉइंट आप मेंशन कर दोगे तो बेटर होगा, स्मॉल m एंड कैपिटल M, तो स्मॉल m क्या है, ये होगा मास ऑफ हॉर्स, कैपिटल M क्या होगा, ये होगा मास ऑफ कार्ट। बट अब देखो ना यहाँ पे ना कौन चाहता है कि ना हॉर्स शुड मूव अहेड, तो यहाँ पे देखो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है नॉर्मल डायरेक्शन में, वो क्या करेगा, वेट ऑफ हॉर्स को बैलेंस करेगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ऑप्शन दिख रहा है जो चाहता है ना ये जो हॉर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन वॉल्स के हॉर्स शुड मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हॉर्स ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, लेकिन क्या होता है जैसे हॉर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, इज ट्राइंग टू पुल द कार्ट, बराबर, तो जैसे वो आगे की तरफ बढ़ाना, ये अब ये क्या होगा, ये एक्शन फोर्स हो जाएगा। अब इस एक्शन फोर्स के ऊपर एक रिएक्शन होगा, अब एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, इसको एक्शन फोर्स ले लो, अगर ये एक्शन फोर्स होगा ना, ये एज ए एक्शन फोर्स होगा, तो इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स टाइप में आ गया, यहाँ पे टेंशन। तो ये जो रोप होता है ना, रोप अटैच टू द कार्ट एंड हॉर्स, वो चाहता है कि हॉर्स ना पीछे की तरफ आ जाए, तो जो रोप के अंदर फोर्स एक्ट होगा ना उसको हम टी लेते हैं, टेंशन, बट यहाँ पे मैंने माइनस टी लिया, सो कैपिटल टी इज व्हाट, टेंशन इन द रोप। तो अब क्या होता है, हॉर्स इज ट्राइंग टू गो अहेड, बट रोप चाहता है कि हॉर्स पीछे की तरफ आए, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जब ना हॉर्स आगे बढ़ा और रोप चाहता है ना कि हॉर्स पीछे की तरफ आए, वैसा होता नहीं है, तो क्या होता है फाइनली ना ये जो आपका रोप है वो टाइट हो जाता है, टाइटनेस की वजह से क्या होगा, टेंशन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, और क्या होगा, ये जो कार्ट है उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही कार्ट उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, यहां पे बिटवीन व्हील ऑफ द कार्ट एंड द सरफेस ऑफ दिस रोड एक अलग से फोर्स एक्ट होता है, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ इज व्हाट, इट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स। कहां पे एक्ट हो रहा है, बिटवीन व्हील्स ऑफ कार्ट एंड ग्राउंड, क्लियर। सो अब कितने फोर्सेस एक्ट होगा, तो अब हमको ना इंडिविजुअली सारी चीजों को डिस्कस करना है। तो अब ये इसका मास क्या है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास क्या है, स्मॉल एम है। ये पूरा सिस्टम है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आने से पहले एक छोटी सी बात और है जो मैं बताना चाहूंगा, है ना, वो पॉइंट से फिर आप इसको रिलेट कर सकते हो वेरी इजीली। कि आप इमेजिन करो कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया है आपने, है ना, यू हैव टेकन अ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है, इसके ऊपर मान लो फोर्स F1 एक्ट हो रहा होगा, F1 फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F1 फोर्स होगा M1 इंटू ए या M इंटू ए ना, A1 ले लिया मैंने, F1 फोर्स है, मास M है, तो A1 एक्सेलरेशन होगा। अब मान लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंटली, मतलब ना तब उस वक्त ना F1 एक्ट नहीं हो रहा होगा इन दैट सिनेरियो, तो जब फोर्स F2 एक्ट हो रहा होगा तो बॉडी का मास M है और A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, आप मान लो कि ना F1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन F2, तो अगर F1 की वैल्यू ग्रेटर देन F2 है तो मतलब ये F1 और F2 का ना जो इंडिविजुअल इंपैक्ट है वो नहीं मिलेगा आपको, उनका डिफरेंस मिलेगा, बिकॉज दे एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। अब समझने के हिसाब से भी ले लो कि ये 10 न्यूटन और ये 3 न्यूटन है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो आपको पता है 10 न्यूटन 3 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो वेक्टर लॉ से हमने डिस्कस किया था, तो ये क्या होगा, वेक्टर रूल के हिसाब से देखोगे तो ये 7 न्यूटन हो जाएगा। तो अब वो हम देख लेते हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि अब आपको ना F1 माइनस F2 लेना पड़ेगा, बोले अगर F1 ग्रेटर देन F2 है तो आपको डिफरेंस में मिलेगा F1 माइनस F2, ओके, इक्वल टू आपको मिलेगा फाइनल फोर्स। तो अभी मैं F1 माइनस F2 को आई विल राइट इन दैट वे ओनली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, अभी जो F है ना वो किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, F इज एक्टिंग ऑन द सेम मास स्मॉल m, बट अब क्या होगा, नाउ इट विल गिव यू द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, जो रिजल्टेंट मतलब ना 10 न्यूटन 3 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट करके जो 7 न्यूटन मिला है, अब वो किससे एक्सेलरेट होगा, वो एक्सेलरेट होगा एक्सेलरेशन A से, एंड दैट इज ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो कभी भी ऐसा होगा ना किसी सिस्टम में दो फोर्स एक्ट हो रहा है, लाइक अगर आपने मान लिया कि
किसी बॉडी पे F3 एंड F4 फोर्सेज आर एक्टिंग, ठीक है, और आपने फिर लिख दिया ना कि F4 माइनस F3 लिख दिया आपने। तो अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M है, तो आपने लिखा कैपिटल M, और जो उसका एक्सेलरेशन होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। सो आपका ये असम्पशन है कि जब ये ना हॉर्स मूव करना स्टार्ट करेगा, कार्ट विल आल्सो मूव अलोंग विद दैट, तो इनका जो एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू a है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लो कि अगर मैंने हॉर्स के लिया ना, फॉर हॉर्स, तो हॉर्स के केस में क्या होगा, देखो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो बैलेंस हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और रिएक्शन फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट और रिएक्शन फोर्स विल बी बैलेंस बाय द वेट ऑफ हॉर्स, तो उसका लेने की जरूरत नहीं है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिएक्शन फोर्स का, उसको बैलेंस करेगा कौन, टेंशन। बट अब ये पूरा सिस्टम राइट में जा रहा है, तो राइट में जाएगा तो क्या होगा कि ये जो आर एच है ना, माइनस क्या होगा, टेंशन फोर्स ना। देखो ये इधर जा रहा है, वो उधर लेके जाना चाहता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे, एक और चीज होता है कि ना आप कैसे डिसाइड, अब अगर मुझे ना यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सा फोर्स ग्रेटर है, मान लो कि वैल्यूज अगर मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो द वैल्यू, मान लो कि अगर ना सिस्टम F1 की तरफ जा रहा है, F1 की तरफ जाएगा तो मैं क्या इमेजिन करूंगा कि F1 इज ग्रेटर देन व्हाट, F2। मान लो पूरा सिस्टम ना F2 की तरफ जाएगा तो व्हाट विल आई इमेजिन, आई विल इमेजिन F2 ग्रेटर देन F1। यहां पे क्या होगा, इसके ऊपर आर एच भी एक्ट हो रहा है, टेंशन भी एक्ट हो रहा है, तो पूरा सिस्टम ना राइट में मूव कर रहा है, इसलिए क्या होगा, आर एच विल बी अज्यूम टू बी ग्रेटर देन टेंशन टी, आर एच विल बी अज्यूम टू बी ग्रेटर देन टेंशन टी। तो जब इनका डिफरेंस हम निकालेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज द मास ऑफ हॉर्स, m है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, a है। ये जो कॉन्सेप्ट है शायद अभी इतना क्लियर नहीं होगा, आगे हम ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जहां पे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। राइट नाउ तो ये दो फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, आर एच एक्ट हो रहा है और टेंशन टी एक्ट हो रहा है, दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि फिर भी पूरा सिस्टम किधर मूव करेगा, राइट साइड में मूव करेगा, दैट्स व्हाई आर एच ग्रेटर देन टी। तो अब उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वही क्या करेगा, बॉडी को ए एक्सेलरेशन से क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी किसके लिए हम निकाल रहे हैं, फॉर कार्ट। अगर आप यही चीज कार्ट के लिए कर रहे हो तो क्या होगा, कार्ट में भी दो फोर्स हो गए, तो टेंशन टी हो गया, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, बट विच वन इज ग्रेटर। देखो दोनों फोर्स एक्ट होने के बाद भी सिस्टम ना इस साइड में एक्ट हो रहा है, मतलब वो टेंशन वाला फोर्स है ना, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इफ विल इमेजिन इन दैट वे। तो टेंशन टी इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या, टेंशन टी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ कार्ट कितना है, कैपिटल एम है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल सा रूल होता है कि जब भी आप ना ऐसे किसी चीज को सिंप्लीफाई करते हो तो उनके जो है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स के फोर्सेस उनको ऐड कर दो। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 का, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड कर दो। ये क्या होगा, आर एच माइनस कैपिटल टी प्लस क्या, कैपिटल टी माइनस एफ इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एम ए प्लस क्या होगा, कैपिटल एम इंटू ए। क्या होगा, कैपिटल टी कैंसिल। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आर एच माइनस एफ इज इक्वल टू this a in bracket capital M plus small m. So a का वैल्यू क्या होगा, it's r h minus f upon your capital M plus small m. Clear? अब क्वेश्चन देखिए ना, अब हॉर्स कौन से एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा वो हमको पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? और ये किस वजह से है कि हॉर्स इज एबल टू मूव अहेड बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन वाला ही कॉन्सेप्ट है। मतलब इस एक्शन को ये रिएक्शन नहीं लगता और इस एक्शन को ये रिएक्शन नहीं लगता, तो आपको वो सारी चीजें मिलती ही नहीं, बराबर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि जितना आपने फोर्स लगाया है, जितना हॉर्स ने फोर्स लगाया होगा ग्राउंड को, वो वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप उसके इक्वल नॉर्मल रिएक्शन ले लोगे, उसको फिर रिजॉल्व कर लोगे। तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल आप नॉर्मल रिएक्शन लेते हो, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इन द सेंस रिएक्शन फोर्स लेते हो, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स यू आर टेकिंग रिएक्शन फोर्स। जो रिएक्शन फोर्स होता है उसको रिजॉल्व करके हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्ट एंड मास ऑफ हॉर्स, तो आपको ये मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम। ठीक है, अब ऐसे और भी एग्जांपल्स है, उनके लिए हमें ना मैथमेटिकली ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही मैनुअली बता देता हूं आपको। क्या होता है, जैसे कि अभी आप इमेजिन करो कि अगर आपने कोई एक स्टोन लिया एंड यू आर थ्रोइंग ऑन अ बॉल, ठीक है, स्टोन को आपने क्या किया, वॉल पे थ्रो किया। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेना है तो जैसे मार्कर का ही ले लो, मैंने मार्कर का बॉडी की तरफ फेंका, करेक्ट, तो इट वेंट एंड स्ट्राइक द बोर्ड को स्ट्राइक किया, तो ये मार्कर ने क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया बोर्ड के ऊपर, दैट वाज एक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बोर्ड बिकॉज ऑफ मार्कर, दैट वाज एक्शन फोर्स। अब क्या होता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से बोर्ड विल आल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन द मार्कर। कैसे पता चलेगा, तो जब आपने ऐसे थ्रो किया तो मार्कर बाउंस हुआ, मार्कर क्यों एक्सेलरेट होगा,
कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप देख लो, तो ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेटेड इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट वन, है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर्ड स्टेशनरी है, कैसे फोर्स लगाएगा, तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब मार्कर ने बोर्ड को स्ट्राइक किया तो मार्कर अप्लाइड अ फोर्स ऑन द बोर्ड, ठीक है। हो सकता है ना बोर्ड में ना बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा चेंज नहीं होके वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ चेंज और पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा, लिटिल बिट फोर्स विल एक्ट, ऐसा हमारे हिसाब से। क्योंकि जो फोर्स होता है ना, फोर्स किस फॉर्म में एक्ट होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। अगर मान लो मास बहुत ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। तो अब ना ये जो बोर्ड है ना पूरा इस सिस्टम को अटैच है, इसका मास इतना ज्यादा है कि उसका एक्सेलरेशन हमको दिखाई नहीं देता। अंडरस्टूड। जैसे अगर आप मान लो ना आप रन करके ना बॉल को आप कोलाइड हो जाते हो, फिर आप बाउंस हो जाओगे, या यू आर टेकिंग अ स्टोन, यू आर थ्रोइंग ऑन अ बॉल, बॉल पे स्ट्राइक करके क्या होगा ना, वो जो स्टोन है बाउंस हो गया, तो आपको लग रहा है बॉल तो वहीं पे रह गया, फिर उसके ऊपर कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि आप बॉल को ऊपर थ्रो करते हो ना, बॉल में आप अगर देखोगे थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा, लाइक ना अगर मैंने ना यहां पे टैप किया, इफ आई टैप द बॉल, तो लिटिल वाइब्रेशन आई एम गेटिंग, वो वाइब्रेशन किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फोर्स। मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ही, कुछ तो वेलोसिटी गेन होगी, मे बी दैट इज वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, समझ में आ रहा है। तो अगर ज्यादा मास होगा तो एक्सेलरेशन हो, बट ना जो अमाउंट ऑफ फोर्स हमने बॉल के ऊपर एक्सर्ट किया वो तो फिक्स रहेगा ना। वो तो मार्कर ने क्या बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया या स्टोन ने बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया। अब क्या होता है कि बॉल और दिस बोर्ड विल गिव अ रिएक्शन फोर्स, दिस बोर्ड और बॉल विल गिव यू रिएक्शन फोर्स। वो रिएक्शन फोर्स किसको दे रहा है, मार्कर के ऊपर दे रहा है। तो जब वो रिएक्शन मार्कर फोर्स के ऊपर या स्टोन के ऊपर लगेगा तो वो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू तो फिक्स है। इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो गया कि जो मास है मार्कर का या स्टोन का वो बहुत कम है, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको वहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा दिखेगा, है ना। द अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों केस में क्या है, सेम है। ये एक्शन फोर्स है तो ये राइट में जा रहा होगा, ये रिएक्शन फोर्स होगा तो लेफ्ट में जा रहा होगा, या ये बोर्ड की तरफ जा रहा है और ये बोर्ड से अभी जा रहा है, दैट इज ओनली डिफरेंस। मैं इस पॉइंट को एक बार फिर से क्लियरिफाई कर देता हूं कि कभी कभी क्या होता है नेचर में ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि ना वहां पे मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा ऐसे कि अगर आपने स्टोन को वॉल के ऊपर थ्रो किया तो व्हेन द स्टोन विल स्ट्राइक द बॉल, तो बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है बाय द स्टोन, मतलब स्टोन विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द बॉल। अब फोर्स का जो फॉर्मूला आप एक्सपेक्ट करते हो m इंटू ए, मतलब वॉल ना पूरा एक कन्फाइंड सिस्टम है, उसका मास बहुत ज्यादा हो गया एज अ वन सिस्टम, इसके लिए वहां पे हमें ना कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता। अगर मूवमेंट होता होगा तो हम उसको फील कर सकते हैं, देखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मास बहुत ज्यादा है, इसके लिए एक्सेलरेशन कम दिखता है। लेकिन जैसा हमने जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिया, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जैसे बॉल पे स्टोन स्ट्राइक करेगा, बॉल ना इमीडिएटली उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स स्टोन के ऊपर अप्लाई करता है। वो फोर्स को आप देख सकते हो कि मतलब किस फोर्स से आपने बॉल पे स्ट्राइक किया है, उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा कि कितने फोर्स से हमारा स्टोन बाउंस बैक होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो फिक्स है, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स बॉल क्या करेगा, स्टोन के ऊपर एक्सर्ट करेगा। स्टोन का मास कंपैरेटिवली क्या कम है, तो इसके लिए क्या होगा, स्टोन बाउंस बैक होगा। अंडरस्टूड। सो बाउंसिंग बैक इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स ऑफ बॉल ऑन द स्टोन। कभी कभी इन चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट होता है ऐसा, ठीक है। जब आप उसको एनालाइज करोगे, समझने की कोशिश करोगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक और पॉइंट है जो समझने के हिसाब से मैं बता देता हूं कि अगर मान लो ना ये ब्लॉक है, बराबर, यू इमेजिन दिस इज द ब्लॉक, और ये ब्लॉक के अंदर मुझे ना नेल्स को करना है। तो अब अगर मैं नॉर्मली ना समझो कि अगर ये नेल है ना, ऐसा, और इसको यहां रख के मैं हैमर से स्ट्राइक करूंगा, इफ आई स्ट्राइक विद द हैमर, तो हैमर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, अप्लाइड फोर्स। वो अप्लाइड फोर्स में नेल से लिंक हो जाएगा, और फिर ना ये ब्लॉक के ऊपर होगा, ब्लॉक ना यहाँ पे स्टेशन रहेगा, ब्लॉक फिर शिफ्ट, ऐसे ब्लॉक ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट, इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ना जब मैं एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, देयर इज नथिंग टू एक्सेप्ट द रिएक्शन फोर्स। वहां पे कोई रिएक्शन फोर्स, मतलब ये क्या है ना, बैलेंस नहीं हो रहा, तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने नेल के ऊपर ऐसे हैमर को स्ट्राइक करूंगा, ऐसे स्लिप हो जाएगा, इधर स्लिप हो जाएगा, इधर स्लिप हो जाएगा, इधर स्लिप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ना, देयर इज अ पेयर्स ऑफ बॉडी, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है ना, दैट इज बिटवीन द पेयर्स ऑफ बॉडी। एक्शन रिएक्शन फोर्स कहां पे एग्जिस्ट होता है, बिटवीन पेयर्स ऑफ बॉडी एग्जिस्ट होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिटवीन पेयर्स ऑफ बॉडीज। अगर दो बॉडीज के पेयर नहीं बन रहे हैं तो आपको एक्शन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो मान लो कि यहां पे जो मैंने इमेजिन किया, नेल, अभी जो हैमर का फोर्स लगेगा, है ना, देखो अभी हैमर पे फोर्स लगेगा तो नेल भी उसको रिएक्शन फोर्स देगा, अभी हमको कंसिडर नहीं करना। जैसे मैंने हैमर के थ्रू उस पर फोर्स लगाया,
तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, नेल को कनेक्ट होके, ब्लॉक को कनेक्ट होके एज अ वन सिस्टम ये पूरा एक्शन फोर्स हो गया। बट उसके ऑपोजिट में कोई सरफेस नहीं है, मतलब ये सरफेस ऐसे स्लाइड होगा। क्यों स्लाइड होगा? क्योंकि रिएक्शन फोर्स देने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेयर्स ऑफ बॉडी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो पेयर्स ऑफ बॉडी क्रिएट होने का मतलब क्या होता है कि अब मैंने क्या किया, इसको यहां से सपोर्ट दे दिया, ऐसा ऐसा पकड़ लिया एकदम मजबूती से। तो अब वो साइड से यानी तो हो सकता है जैसे नॉर्मली होता है कि अगर आपने देखा होता है जैसे ये सिस्टम है ना, तो इसके ऊपर किल्स अगर मुझे पुट करना तो यहाँ पे ऐसा सपोर्ट दे दिया मैंने, फिर अब यहाँ पे किल्स को पुट करूंगा। जब मैं किल्स को ना या जो नेल्स है, नेल्स को अगर मैं हैमर से स्ट्राइक करता हूं तो ये सपोर्ट की वजह से क्या होगा ना, अभी जो एक्शन फोर्स होगा ब्लॉक के ऊपर, जो ब्लॉक के बाद में फोर्स लग गया, वो एज ए एक्शन फोर्स किसके ऊपर एक्ट होगा, जो सपोर्ट है उसके ऊपर। और सपोर्ट क्या करेगा एज ए रिएक्शन फोर्स, इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ पुश करेगा। तो अभी ना जो ब्लॉक है वो हमारी तरफ आना चाहता है और एक्शन फोर्स हमने उस साइड में लगाया हुआ है, तो क्या होगा, नेल्स विल बी एबल टू गेट इनसाइड वेरी इजीली। तो अगर आपने सपोर्ट नहीं दिया है तो आपको रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा और आप नेल्स को पुट नहीं कर सकते हो। ये समझने के हिसाब से कि आपको क्या करना है, कोई ना कोई सपोर्ट देने की जरूरत है। विदाउट सपोर्ट यू कैन नॉट हैव अ रिएक्शन फोर्स। अब उसमें कभी भी नेल्स पुट नहीं कर सकते। कभी आपने देखा होगा ना कि लोग जब भी ना नेल्स को पुट करते हैं तो दे नीड अ सपोर्ट, या ब्लॉक में जब भी वो पुट करने की कोशिश करते हैं दे नीड अ सपोर्ट। सो ब्लॉक शुड बी सपोर्टेड बाय समथिंग, क्योंकि वो जो सपोर्ट है वही रिएक्शन फोर्स देगा ब्लॉक को, जिसकी वजह से नेल्स विल बी एबल टू एंटर वेरी इजिली इन दैट सिस्टम। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, वो जरा देख लो। तो क्या हमको समझ में आया कि बिटवीन पेयर्स ऑफ बॉडीज ओनली एक्शन रिएक्शन फोर्स विल टेक प्लेस। सेकेंड क्या होता है कि दे विल नेवर कैंसल ईच अदर, दे विल नेवर कैंसल ईच अदर। वो एक दूसरे को कैंसिल करके वो हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जो थर्ड पॉइंट है, दे विल नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। मतलब आप समझो एक ही बॉडी है, उसके ऊपर एक्शन फोर्स भी एक्ट हो रहा है, उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स भी एक्ट हो रहा है, वैसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला पॉइंट देखा है, दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स ऑफ बॉडीज। मतलब दो डिफरेंट बॉडीज होंगे तभी एक्ट होगा। और जो फोर्थ पॉइंट है वही है जो पॉइंट अभी मैंने बताया, उन्हीं से लिंक है, बट ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये 4 पॉइंट्स है जो आपको समझना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में या एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बारे में। एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन पेयर्स ऑफ बॉडीज। Second, they will never cancel each other and they will not act on the same body. And third, जो fourth and very important point है, action force and reaction force will act on different bodies. Like एकदम starting में मैंने example लिया था ना, A and B spherical objects rolling down या moving in a particular direction. तो A ने B के ऊपर force exert किया, B ने क्या किया, A के ऊपर force exert किया, करेक्ट। तो action force होगा अलग body पे act होगा, reaction force अलग body पे act होगा. It will never act on the same body. अब हमको डिस्कस करना है इन्हीं चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट वे से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टर्म में कि कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। मैं बहुत सारे टॉपिक्स में कवर करना चाहता हूं, तो थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं हम लोग। एक बार ना हमारा कॉन्सेप्ट बेटर हो जाएगा, देन विल स्टार्ट मूविंग फास्टर। थैंक यू वेरी मच।